When I picked up the phone to ask my son Rohan when his wedding would be, my daughter-in-law Neha looked me right in the eye and said with a chilling smile, "ओह, हम तो कल ही शादी कर चुके हैं। हमने सिर्फ स्पेशल पीपल को ही इनवाइट किया था।" उन शब्दों ने मुझे ऐसे झकझोर दिया जैसे किसी ने मुझ पर बर्फ से भरी बाल्टी उड़ेल दी हो। स्पेशल पीपल, मैं, जिसने 3 साल तक हर महीने उनका 50,000 रेंट भरा, उनके घर का हर फर्नीचर खरीदा, और जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था तब उनका रेफ्रिजरेटर भर दिया। मैं स्पेशल पर्सन नहीं थी। मैं अपने ही घर के लिविंग रूम में खड़ी थी, हाथ में फोन पकड़े हुए, जैसे वो हजारों किलो भारी हो गया हो। मैं अपने बेटे रोहन को अपनी नजरें चुराते हुए देख रही थी, जबकि नेहा उसी सोफा पर आराम से बैठ गई थी जो मैंने उनके लिए खरीदा था। वह हल्का गुलाबी ड्रेस जो मैंने उसकी शादी के लिए चुना था, मेरे क्लोजेट में बेकार लटका हुआ था। उसके साथ नए शूज भी थे, और वह सपना भी कि मैं अपने इकलौते बेटे की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन का हिस्सा बनूंगी। मैंने उस ड्रेस पर 20,000 खर्च किए थे, ये सोचकर कि रोहन की वेडिंग फोटोज में मैं कितनी अच्छी लगूंगी। लेकिन वे फोटोज ऐसी थीं जिनमें मैं कभी दिखाई ही नहीं दूंगी। कई हफ्तों से मैं हर छोटी बड़ी चीज की प्लानिंग कर रही थी। मैंने 75,000 अलग रखे थे ताकि उन्हें वेडिंग गिफ्ट दे सकूं। मैंने अपनी बहन दीपा, जो दिल्ली में रहती है, उसे फोन करके ये खुशखबरी भी बता दी थी। मैंने अपना पूरा घर ऊपर से नीचे तक साफ किया था, ये सोचकर कि शायद सेरेमनी के बाद वे मेरे घर आकर मेरे साथ सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वो सब कुछ एक ही पल में टूट गया, उन 4 जहरीले शब्दों के साथ, ओनली स्पेशल पीपल। आखिरकार रोहन ने अपनी नजरें उठाईं और एक रटे हुए अंदाज में कहा, मॉम, ये बस एक इंटीमेट सेरेमनी थी, बहुत छोटी, सिर्फ हम दोनों और विटनेसेस थे। लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने सोशल मीडिया पर फोटोज देख ली थी। मैंने नेहा के पेरेंट्स को दूल्हा दुल्हन के साथ गर्व से खड़े देखा। मैंने उसके सिबलिंग्स को शैंपेन के साथ टोस्ट करते देखा। मैंने नेहा का सफेद वेडिंग ड्रेस देखा, जिसे खरीदने में मैंने भी मदद की थी, क्योंकि पिछले महीने मैंने उसे उसकी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 80,000 दिए थे। मैंने सब कुछ देख लिया था, वो सब कुछ जो मुझे कभी देखने के लिए नहीं बुलाया गया था। 1 हफ्ते बाद, ठीक 7 दिन बाद, नेहा का फोन आया। इस बार उसकी आवाज बिल्कुल अलग थी। अब वो वही कॉन्फिडेंट महिला नहीं थी जिसने मुझे अपनी शादी से बाहर रखा था। अब उसकी आवाज में घबराहट थी, लगभग विनती जैसी। मॉम, रेंट ओवरड्यू हो गया है। लैंडलॉर्ड बहुत प्रेशर डाल रहा है। अगर हमने इस हफ्ते पेमेंट नहीं की तो वो हमें घर से निकाल देगा। आप ट्रांसफर करना भूल गई। उसकी आवाज हल्के से कांप रही थी, जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। मैं कुछ सेकंड तक चुप रही। मुझे वे सभी बार याद आने लगे जब मैं बैंक भागती थी ताकि उनके लिए ट्रांसफर कर सकूं। वे सभी बार जब मैंने अपनी खुद की प्लान्स कैंसिल कर दी ताकि उनके सिर पर छत बनी रहे। वे सभी दिन जब मैंने खुद बीन्स और राइस खाकर गुजारा किया ताकि उन्हें उनके शौक पूरे करने के लिए पैसे दे सकूं। और अब उन्होंने मुझे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल से बाहर कर दिया, और फिर भी ऐसे फोन कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। नेहा, मैंने शांत आवाज में कहा, जो मुझे खुद भी हैरान कर रही थी, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि मैं सिर्फ स्पेशल पीपल की ही मदद करती हूँ? फोन के दूसरी तरफ इतनी गहरी खामोशी छा गई कि मुझे अपनी दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगी। कई सालों में पहली बार मैं नहीं कांप रही थी, वो कांप रही थी। मॉम, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, वो हकलाते हुए बोली। हम तो हमेशा आपके लिए स्पेशल थे। आप तो मेरे लिए गॉड जैसी है। झूठ, सब झूठ। उस मीठी आवाज में लिपटा हुआ झूठ, जो वो सिर्फ तब इस्तेमाल करती थी जब उसे मुझसे कुछ चाहिए होता था। वही आवाज जिसमें उसने मुझसे वेडिंग ड्रेस, हनीमून और रिंग्स के लिए पैसे मांगे थे, और मैंने सब कुछ दिया, ये जाने बिना कि मैं कभी उस सेरेमनी को देख भी नहीं पाऊंगी जहां वे रिंग्स बदली जाएंगी। कई सालों से मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं हमेशा एक्शेल्स पर चल रही हूँ,
हर शब्द, हर जेस्चर, हर गिफ्ट मैं बहुत सोच समझ कर देती थी, बस इस उम्मीद में कि शायद मुझे अपने ही बेटे से थोड़ा सा प्यार मिल जाए। मैं एक परफेक्ट मदर थी, एक ओबीडियंट मदर इन लॉ, एक साइलेंट प्रोवाइडर जिसने कभी शिकायत नहीं की जब वे मुझे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे मैं दिखाई ही नहीं देती। लेकिन वह एक वाक्य, ओनली स्पेशल पीपल, उसने मेरे अंदर कुछ ऐसा जगा दिया जो बहुत समय से सोया हुआ था। मैंने अपने दिमाग में हिसाब लगाया कि इन 3 सालों में मैंने उन पर कितना पैसा खर्च किया था। रेंट, फूड, गिफ्ट्स, इमरजेंसीज और उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा मिलाकर वह 50,000 से भी ज्यादा था। वह पैसा जो मैंने अपने रिटायरमेंट सेविंग से निकाला था, वह पैसा जो मेरे दिवंगत पति ने मेरे लिए छोड़ा था ताकि मैं अपने आखिरी साल शांति से जी सकूं। और ये सब किस लिए? ताकि अपने ही बेटे की शादी के दिन मुझे एक अजनबी की तरह ट्रीट किया जाए। उस रात जब मैंने फोन रखा, मैं अपने बेड पर बैठकर रोई, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू गुस्से के थे, सालों की जमा हुई बेइज्जती के थे। मैं उन सभी पलों के लिए रोई जब उन्होंने मुझे ये महसूस कराया कि मेरा प्यार एक बोझ है, मेरी मौजूदगी एक परेशानी है और मेरा पैसा ही एकमात्र चीज है जो मैं उन्हें दे सकती हूँ। मैं उस मूर्ख माँ के लिए रोई जो मैं बन गई थी, उस औरत के लिए जिसने खुद को खो दिया था, उन लोगों के लिए जरूरी बनने की कोशिश में जो उसे कभी जरूरी समझते ही नहीं थे। वे मुझे एक एटीएम की तरह देखते थे, वे मुझे सिर्फ एक अस्थायी रुकावट मानते थे जो उनके और उनके पैसों के बीच खड़ी थी, जबकि मैं उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही थी। वे मेरे बिना ही अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे। दीपा से बात करने के बाद मैं अपनी किचन में बैठी ये सब सोच रही थी। एक ऐसे आदमी के साथ सालों की शादी जिसने सच में मुझसे प्यार किया, मेरे पति की मौत के बाद 35 साल तक अपने बेटे को अकेले पालना और फिर 3 साल तक 2 ऐसे अडल्ट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना जो मुझे लगभग 1 करोड़ रुपए के रास्ते में खड़ी एक रुकावट समझते थे। तभी डोरबेल बजी। नई कैमरास में मैंने देखा कि बाहर सीमा खड़ी थी, हाथ में एक मग लिए। मैंने दरवाजा खोला और उसने मुझे ताज़ी बनी हुई कॉफी पकड़ा दी। मुझे लगा कि जो कुछ आपने कल मुझे बताया उसके बाद शायद आपको थोड़ी कंपनी की जरूरत होगी, उसने उस सच्ची मुस्कान के साथ कहा जिसकी मैं अब आदी होने लगी थी। हम दोनों लिविंग रूम में बैठ गए और सीमा ने अपने अनुभव की और भी बातें बताईं। मेरी बेटी ने भी मुझसे बिल्कुल वही कहा था जो नेहा आपसे कहती है, आप तो मेरे लिए सेकंड मॉम जैसी है, हम आपके लिए स्पेशल है, एक दिन तो सब कुछ हमारा ही होगा। ये सब रिहर्स किए हुए वाक्य होते हैं सावित्री जी। ये लोग इन्हें इमोशनल मैनिपुलेशन की किसी हैंडबुक से सीखते हैं। मैंने आधे मजाक में पूछा, क्या सच में ऐसी कोई हैंडबुक होती है? वह हल्का सा मुस्कुराई, ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन लगता है जैसे सब लोग एक ही किताब पढ़ते हैं। चैप्टर 1, उसे ऐसा महसूस कराओ कि वह तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। चैप्टर 2, हमेशा कोई न कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी पैदा करो। चैप्टर 3, जब वह मना करे तो उसकी मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाओ। हम दोनों हंसे, लेकिन वह हंसी थोड़ी कड़वी थी। अपने ही बच्चों के व्यवहार में इतने साफ और दोहराए जाने वाले पैटर्न्स पहचानना एक साथ मजेदार भी था और दुखद भी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें कभी गिल्ट हुआ जब तुमने पैसे देना बंद कर दिया? उसने ईमानदारी से जवाब दिया, पहले 3 महीनों तक, हर एक दिन। लेकिन फिर मैंने परिणाम देखना शुरू किया। मेरी बेटी को दूसरा जॉब करना पड़ा। उसके हस्बैंड ने हर वीकेंड गोल्फ खेलना बंद कर दिया और एक्स्ट्रा काम ढूंढना शुरू किया। उन्होंने अपनी इनकम के हिसाब से जीना सीख लिया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने ये सीख लिया कि मैं एक इंसान हूँ, कोई रिसोर्स नहीं। उस दोपहर मैंने वो काम करने का फैसला किया जिसे मैं सालों से टालती आ रही थी, अपने पति की फेवरेट गार्डन पर जाना। मैं हमेशा कोई न कोई बहाना बना लेती थी। कभी रोहन या नेहा को कुछ अर्जेंट चाहिए होता था, कभी लगता था
कि टैक्सी फेयर उनके किसी इमरजेंसी पर खर्च करना ज्यादा जरूरी है। गार्डन शांत और बहुत सुंदर था। मैं घास पर बैठ गई, उसके हेडस्टोन के पास, और उससे ऐसे बात करने लगी जैसे वो अभी भी जिंदा हो। रमेश, मुझे लगता है कि मैं कुछ समय के लिए खुद को खो बैठी थी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपनी सारी एनर्जी रोहन पर लगा दी। मैं दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनना चाहती थी, ये सोचकर कि शायद इस तरह वह अपने पिता की कमी महसूस नहीं करेगा। लेकिन शायद इसी कोशिश में मैं खुद होना भूल गई। हवा धीरे धीरे चल रही थी और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे वह मेरी बात सुन रहा हो। हमारा बेटा अब ऐसा इंसान बन गया है जिसे मैं पहचान नहीं पाती, या शायद वो हमेशा से ऐसा ही था और मैं देखना ही नहीं चाहती थी। उसकी वाइफ, खैर तुम जानते ही हो वो कैसी है। जो पैसा तुम मेरे लिए छोड़ गए थे ताकि मैं शांति से जी सकूं, वह सब मैंने उन दोनों पर खर्च कर दिया। लेकिन अब नहीं, अब मैंने सीख लिया है। 1 घंटे तक वही बैठकर बस उस शांति को महसूस करती रही। कई सालों में पहली बार मुझे घर लौटने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि घर पहुंचकर मुझे रोहन और नेहा की कोई नई क्राइसिस हल नहीं करनी थी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे दरवाजे के सामने फिर से 3 कार्स खड़ी थीं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार मैं तैयार थी। कैमरास में मैंने देखा, वहाँ रोहन, नेहा और 2 और लोग थे जिन्हें मैं पहचानती नहीं थी। सब लोग परेशान दिख रहे थे, आपस में बात कर रहे थे और मेरे घर की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं कार से बाहर नहीं निकली, उसकी बजाय मैंने अपने लॉयर शर्मा जी को कॉल किया। शर्मा जी, वे फिर से मेरे घर के बाहर हैं। इस बार वे और लोगों को भी साथ लाए हैं। मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने तुरंत कहा। कार से बाहर मत निकलिए सावित्री जी, मैं अभी आता हूँ और पुलिस को भी कॉल करता हूँ। कल हमारी बातचीत के बाद मैंने टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट कर दी थी। उन्हें आपकी प्रॉपर्टी पर आने की अनुमति नहीं है। कुछ ही मिनटों में शर्मा जी और 2 पुलिस पेट्रोल कार्स वहां पहुंच गईं। मैंने देखा कि ऑफिसर्स रोहन और नेहा से बात कर रहे थे। मैंने अपने बेटे को गुस्से में हाथ हिलाते हुए देखा। मैंने नेहा को फिर से रोते हुए देखा, लेकिन इस बार उसके आंसू मुझे बिल्कुल भी नहीं पिघला सके। एक ऑफिसर मेरी कार के पास आया। मैम, अब आप सुरक्षित हैं। आपके विजिटर्स अभी यहाँ से चले जाएंगे। जब मैं कार से उतरी, रोहन सड़क से चिल्लाया, मॉम, ये सब बकवास है। हम आपका फैमिली है। आप अपने ही बेटे पर पुलिस कैसे बुला सकती हैं? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया। रोहन, फैमिली कभी अपनी माँ पर मेंटल इनकम्पिटेंस का लॉसूट करने की धमकी नहीं देती। फैमिली बिना परमिशन के किसी के घर में घुसने की कोशिश नहीं करती। फैमिली अपनी माँ को एटीएम की तरह ट्रीट नहीं करती। सड़क के उस पार से नेहा चिल्लाई, आपको हमें वो सब पैसा देना होगा जो आप पर हमारा बकाया है। हमारे पास ऐसे बिल्स है जिन पर आपने कोसाइन किया है। आप हमें इस तरह छोड़ नहीं सकती। तभी शर्मा जी शांत आवाज में बोले, नेहा जी, अब से किसी भी तरह की कम्युनिकेशन मेरे ऑफिस के माध्यम से होगी, और मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी अटॉर्नी से बात कर लें, क्योंकि मेरी क्लाइंट के पास पिछले 3 सालों में किए गए हर पेमेंट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। मैंने उन्हें उनकी कार्स में बैठकर जाते हुए देखा। वे हार तो गए थे, लेकिन उन्होंने हार मानना अभी छोड़ा नहीं था। मुझे पता था कि ये सब यही खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार मुझे इस सिचुएशन में कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। मेरे पास प्रोफेशनल हेल्प थी, मेरे पास सीमा का इमोशनल सपोर्ट था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे पास ये स्पष्ट समझ थी कि क्या सही है और क्या गलत। उस रात सीमा ने मुझे अपने घर डिनर के लिए बुलाया। वहाँ मेरी मुलाकात उसकी बेटी से हुई जो मिलने आई थी। मैंने अपनी आँखों से देखा कि एक हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप कैसा दिखता है। वे एक दूसरे से सम्मान से बात करते थे, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में सच्ची दिलचस्पी से पूछते थे और साथ में हंसते थे। पूरी शाम में उसकी बेटी ने एक बार भी पैसों की बात नहीं की। उसकी बेटी के जाने के बाद मैंने सीमा से कहा,
मैं रोहन के साथ भी ऐसा ही रिश्ता चाहती थी। वह मुस्कुराई और बोली, शायद एक दिन तुम्हें मिल जाए, लेकिन पहले उसे ये सीखना होगा कि तुम एक इंसान हो जो सम्मान की हकदार है, सिर्फ इनकम का सोर्स नहीं। कई हफ्तों बाद उस रात मैं बिस्तर पर इस एहसास के साथ सोई कि शायद भविष्य में उम्मीद अभी भी बाकी है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आप चाहे तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ लिखती रहूं। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप इस इंसान की जगह होते तो क्या करते? मैं सच में आपकी राय जानना चाहती हूँ। अपनी सोच और विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आपने ये कहानी कहाँ सुनी या देखी। अगर आपको ऐसी ही रियल लाइफ और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए यहाँ ऐसी कई और कहानियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।